केंद्रीय एजेंसियों के बहाने सीएम के केंद्र पर निशाने। गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीएम का ट्वीट, एजेंडा पूरा करने के लिए सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सीबीआई की छापेमारी पर सीएम ने उठाए सवाल। सीएम ने कहा, किसी प्रदेश में चुनाव या संकट तो एक्टिव कर दी जाती है सीबीआई ईडी। गहलोत ने कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की। गहलोत बोले, भाजपा एजेंडा पूरा करने के लिए कर रही है केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल। गहलोत ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों की विश्वसनीयता निष्पक्ष तरीके से काम करने की रही है। सीएम का आरोप, एजेंडा पूरा करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, इनकी साख बर्बाद। किसके इशारे पर तोता उड़। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। केंद्रीय एजेंसीज के दुरुपयोग के आरोप नए नहीं हैं। खासतौर पर पिछले 7 साल में रह रहकर केंद्र सरकार को इस तरह के आरोप झेलने पड़े हैं। आरोप लगाने वाली भी कांग्रेस अकेली नहीं है, सपा बसपा हो या तृणमूल हो, यहाँ तक कि एनसीपी शिवसेना भी गाहे बगाहे इस तरह के आरोप लेकर मुखर होती रही हैं। केंद्रीय एजेंसीज के अलावा राज्यपालों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई जगह राज्यपालों के केंद्र को सुहाने वाले फैसले विवादों में रहे हैं। हालांकि ना केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने इस पर कभी कोई औपचारिक सफाई देने की जरूरत समझी, ना ही कभी इस तरह के आरोपों का खास संज्ञान लेती दिखी। लेकिन भाजपा की ओर से हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि दुरुपयोग की परंपरा कांग्रेस सरकार के समय थी, अब तो पारदर्शिता से कार्रवाई होने का युग है। भाजपा याद दिलाती है कि किस तरह से करीब 100 बार चुनी हुई सरकारों को केंद्र ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए बर्खास्त किया। तो इस बहस का दायरा व्यापक है और सीधे हमारे सिस्टम की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बात करेंगे इन सवालों के साथ कि केंद्रीय एजेंसीज के दुरुपयोग के आरोप कितने सही, क्या एजेंसीज का भय दिखाकर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, और एजेंसियों के दुरुपयोग का चलन कितना नया कितना पुराना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज हैं हमारे साथ। अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी हैं ए के माथुर साहब, और ज्योति खंडेलवाल मैडम हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले ज्योति जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अभी इस वक्त ये जो आरोप आए, इनकी वजह? देखिए, इनकी वजह बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देती है। जेपी शर्मा जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगी, आपने राजस्थान में भी देखा कि किस तरीके से प्रेशर बनाने के लिए उस समय ईडी का राजीव अरोड़ा जी के घर होता है, धर्मेंद्र राठौड़ जी के होता है। वेस्ट बंगाल में आपने देखा इलेक्शन से जस्ट पहले किस तरह से ईडी और सीबीआई की रेड्स हुई। आपने पंजाब और हरियाणा में देखे, जब हरियाणा में चुनाव थे तब आपने ये स्थितियां देखी कि किस तरह से ईडी और सीबीआई की रेड्स इस तरीके से हुई। यहाँ तक कि सीएम के घर पर तो जब उनके घर में शादी थी तब रेड की गई। मतलब एक पूरा, आप जब उठा करके देखते हैं पिछले 7 साल का सिनेरियो, तो उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि जब जहां जिस इलेक्शन में, जहां जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं, वहां पे ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग होना शुरू होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वहां के अधिकारी कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वो अधिकारी भी अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। यही बात माननीय अशोक गहलोत जी ने अपने ट्विटर पर कही है।
ट्वीट करके उन्होंने इस बात को कहा है, और उन्होंने जब इस बात को कहा है तो एक जिम्मेदार तरीके से कहा है, पूरी तरीके से। लेकिन वह समझ में नहीं आता कि बीजेपी का क्यों नहीं लोकतंत्र में विश्वास है, क्यों वो इस तरह के हथकंडे अपनाना चाहते हैं। क्या साम दाम दंड भेद की राजनीति से केवल सत्ता पाना ही उनका जो है पूरा तरीके से केवल यही एक मोटिव रह जाता है, केवल एक यही चाहते हैं वो कि हमको कैसे भी किसी भी तरीके से मिले? क्यों नहीं उन्हें जनादेश पर विश्वास है? अगर आपने काम किया है तो आपको जनादेश मिलेगा, आप क्यों नहीं इस बात पर विश्वास करते हो? क्यों इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत पड़ती है? बात कभी समझ में नहीं आती, और इससे सिर्फ ये दिखाई देता है कि लोकतंत्र में शायद उनका विश्वास नहीं है। जनादेश जब नहीं मिलता है तो उसको येन केन प्रकारेण अपने पक्ष में लाने के लिए ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कर रही हैं आप। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जेपी जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अशोक गहलोत जी क्यों डर रहे हैं। आप छापे जो लखनऊ में घोटाला हुआ उसके ऊपर पड़ रहे हैं और पूरे देश में पड़ रहे हैं, तो अशोक गहलोत जी को समझ लेना चाहिए कि अभी जो 72 करोड़ का घोटाला हुआ है जो राशन किट में, बच्चों के राशन किट के लिए, उसकी जांच नहीं हो रही है। अभी उसकी भी जांच नहीं हो रही है। जो 30,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपने 1 लाख रुपए में लक्ष्मीकांत जी, एक ना बोलिएगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, यहाँ सब्जेक्टिव हम है ही नहीं, किसने आरोप लगाए हैं, किसके ऊपर आरोप लगाए हैं। हम बात कर रहे हैं सरकार की या पार्टी की, उसी हिसाब से मुझे लगता है उसी के मैं भी सरकार की बात कर रहा हूँ जी, और सरकार के जिस मुखिया ने आरोप लगाया उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनको क्यों इतना डरने की जरूरत है? वो क्यों आप राजस्थान की बात नहीं करते? क्यों नहीं करते आप? हमने कहा अभी सीबीआई इंक्वायरी जब होगी, जब सरकार बदलेगी और नई सरकार आएगी तो इंक्वायरी करवाएगी कि कोरोना के संक्रमण के दौरान आपने 72 करोड़ के राशन किट का घोटाला क्यों किया, आपने 30,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख रुपए में क्यों खरीदा, और वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से, और आपने जो परिवहन विभाग में घोटाला हुआ करोड़ों का और उसके मंत्री को आपने अपना खेमा बदलवा लिया। तो इसकी जांच तो जब होगी तब डरने की जरूरत है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश है ये चलेगी नहीं। जब चिदम्बरम जी को अरेस्ट किया था तब कौन सा चुनाव था? सीबीआई अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है। जो चोर उचक्के वो डरते हैं जिन लोगों को, आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक आतंकवादी सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर में झूठा फंसाने के लिए सीबीआई ने एक मुख्यमंत्री को 11 घंटे सामने बिठाकर पूछताछ की। तो वो कौन सा लोकतंत्र था? आज एक घोटाले में जो लोग उसमें शामिल हैं उसके आरोपियों की तलाश में या उसके लिए सबूत जुटाने के लिए सीबीआई अगर कहीं पर छापेमारी कर रही है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को क्यों बेचैनी है? आपको क्या डर है? आप सामना करिए ना, आपकी तरह थोड़ी है कि राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए राजस्थान में आप षड्यंत्र करेंगे। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए, जहां से सवाल उठे इस बात का जवाब ज्योति खंडेलवाल देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन एजेंसीज को लेकर के यूपीए सरकार के समय विवाद रहते थे या नहीं भी रहते थे और एजेंसियों के नाम भी जुड़ गए, जैसे आरबीआई को लेकर के विवाद नया आया, चुनाव आयोग को लेकर के बार बार आता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो किसी को मानते हैं, हम ये मानते हैं कि कहीं कोई न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर मिलेगा ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की या उसको दुरुपयोग करने की कांग्रेस ने आपके ऊपर आरोप लगाए। ये सारी तोहमत सीबीआई में राकेश अस्थाना की नियुक्ति का आपको पता है अच्छी तरह से कि कितना एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा केंद्र सरकार को। ऐसी और 10 संस्थाएं कैग निकल जाएगी। राज्यपालों के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपके हमेशा से विवादित रहे हैं। तो इतना सारा जो कुछ हुआ है उसमें अगर ये इस तरह की कार्रवाई, अगर मान लीजिए 1000 कार्रवाई हो रही हैं तो बाकी किसी के ऊपर तो सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से जो कार्रवाई करती हैं केंद्रीय एजेंसीज, तब जाकर के ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर तोता उस वक्त पिंजरे में था तो अब क्यों नहीं आजाद हुआ। देखिए, सवाल तो तब से उठा रहे हैं जब से कार्रवाई होना शुरू हुई है। आप मुझे एक भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए जो राहुल गांधी जी की पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई या कोई और विपक्षी दल जो घोटाले में शामिल है, जिन्होंने गलत काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और ये बोले नहीं। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। और दूसरी बात आप बताइए, डेमोक्रेसी में न्याय कौन करता है? डेमोक्रेसी में 2 न्याय करते हैं, या तो न्यायपालिका न्याय करती है या जनता न्याय करती है। तो जनता ने न्याय कर दिया। जनता ने तो इतना न्याय कर दिया कि लोकसभा चुनाव के समय एक झूठे आरोप को लेकर जिस तक का बवंडर राहुल गांधी ने मनाया, अमेठी में चुनाव हरा दिया जनता ने। बाकी पूरा भारत की तो छोड़ दीजिए, और कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी। इनका ये एक एजेंडा है कि ये भ्रम फैलाते, जनता तो इनको पसंद करती नहीं। ये क्या करना चाहते हैं, एक सेकंड सर, ये क्या करना चाहते हैं कि इनके पिताजी बोफोर्स घोटाले में फंसे हुए थे, वो दाग इनसे धुला नहीं, तो इनको लगता है कि दूसरे नेताओं को भी अपने बराबर कर लो ताकि हम दोनों को बराबर दिखा सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपने 7 साल की सरकार के अंदर बहुत सारा बाउंडर मचाने के बावजूद एक करप्शन का आरोप भारत सरकार पे या कोई दूसरा आरोप, दोनों में से किसी को स्टेब्लिश आप कर नहीं पाए। ठीक है, इसी का कारण है कि आप हारते जा रहे हैं। अब मुझे आप उसका जवाब दे दीजिए कि जो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सर्वाधिक सवाल इन्हीं 7 सालों में उठे हैं, उसको लेकर के आप लोगों ने ना तो कभी कोई औपचारिक सफाई दी, ना उसका कोई ऐसा संज्ञान लिया।
और अभी भी आप इस बहस में भी उस सवाल को छोड़ करके कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस ने क्या क्या किया है इस पर आपका फोकस है। बिल्कुल बता देता हूं आपको। जिन संवैधानिक संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, हम भी विपक्ष में रहे, बहुत साल रहे हैं हम विपक्ष में। हम चुनाव भी हारे, हमने कभी चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया। हम राजस्थान में चुनाव हारे, हमने चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया। जनता ने हमको वोट नहीं दिया, हम हार गए। आपको जनता का विश्वास होना चाहिए। आप जब हारते हैं तो आपको चुनाव आयोग खराब लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ फैसला देता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही करते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट जब आपके खिलाफ फैसला देता है या आपकी पोल खोलता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। आप ईडी पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, आप सीबीआई पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। जब आप हारते दिखते हैं तब आप सवाल उठाना शुरू करते हैं। ठीक है, अवधेश को दिया। इस जवाब से क्या ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि रघुराम राजन को इतने मान मनोहार के साथ लाया जाए, उनकी ताजपोशी की जाए, वो अपना पद छोड़ दें और उसके बाद कहें कि देखिए इन कारणों से मुझे छोड़ना पड़ा? क्या इससे जस्टिफाई होता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जिन्होंने इस देश का छोड़िए, जिन्होंने इस तरह के बड़े फैसले दिए जो हमेशा ऐतिहासिक रहेंगे, उनको राज्यसभा में लाया जाता है? इस देश में महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो सुबह 4 बजे शपथ दिलाने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह की जो बातें हैं, क्या ये मौका नहीं देती विपक्ष के साथ साथ आम जनता के दिमाग में भी ये सवाल खड़ा नहीं करती कि ये सब चीज़ें सहज स्वाभाविक तो नहीं है? जेपी जी, देखिए, जो हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो देश में लोकतंत्र का जो ढांचा है उसको ठीक तरह से चलाने के लिए हैं सारी की सारी। यदि उन पर कोई सवाल उठाता है और वो सवाल राजनीतिक है, पूरी तरह से निराधार है, तब तक तो चलता है। लेकिन जो तथ्य सामने आते हैं, जो संकेत मिलते हैं, वो उस तरह के नहीं हैं कि उनको सिर्फ आप राजनीतिक आरोप कह के उनको नकार दें। कई इस तरह के उदाहरण हैं पिछले 7 साल में, जहां पर जो हमारी संस्थाएं हैं पूरी की पूरी ये उनको कमजोर करने के, सरकार का उनमें दखल होने के संकेत साफ तौर पर दिखाई देते हैं। मैं सिर्फ संकेत वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्वॉल्व है सरकार पूरी तरह से। ठीक है, सही। लेकिन इस पूरे के पूरे विवाद से जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका जो एक पूरा के पूरा एक छवि थी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उस छवि को नुकसान पहुंचता है और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी पर तो सवाल उठा ही रही हैं आप, लेकिन अगर ये आपको ये याद दिलाते हैं कि आपने 100 से ज़्यादा बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, आपने विधि सम्मत नहीं रहते हुए जम्मू कश्मीर से लेकर, मद्रास से लेकर, हरियाणा से लेकर कितने ही विवादित फैसले ऐसे किए केंद्र में जिसमें आपने चुनी हुई सरकारों को घर का रास्ता दिखाया, मुख्यमंत्री रास्ते चलते हुए मुख्यमंत्री बदल दिए गए, और आप ही के समय कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि सीबीआई तोता है, तो फिर आपको सवाल उठाने का नैतिक अधिकार कहां से मिल जाता है? ज्योति खंडेलवाल। नहीं, मेरे को यही बात कभी समझ में नहीं आई। लक्ष्मीकांत जी की मैं 2 बातों का जवाब दे देती हूँ। उन्होंने पहला तो आरोप लगाए राज्य सरकार पर कि ये घोटाला हुआ है, ये घोटाला हुआ है, ये घोटाला हुआ है। हमने तो कहा जांच करवा लो। अभी नहीं जांच करवाएंगे ना, ये जांच कब करवाएंगे? जब राजस्थान में चुनाव आने वाले होंगे, जब उनको दबाव बनाना होगा, ईडी सीबीआई के लिए जब करना होगा, तब जांच करवाएंगे। ये आज करवाए ना जांच, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आपको लगता है कहीं घोटाला? विपक्ष आए तो सही राजस्थान में सामने, अपनी बात कहे तो सही, या तो विपक्ष आपस में लड़ने में उलझा हुआ पड़ा हुआ है। और अगर आते हैं नाम तो इनके संचालकों के नाम आने लग गए हैं, निम्बाराम जी के, और जिस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, जेपी जी जो आपने सवाल उठाया उसी का जवाब दे देती हूँ। जेपी जी जो आपने सवाल उठाया कि कांग्रेस के टाइम पर, अगर हम लक्ष्मीकांत जी की भाषा में ये मान भी ले कि कांग्रेस ने भी कुछ उस समय पर हुआ है, तो उससे क्या आज का ऐसा करना जस्टिफाई होता है? या वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसा गलत कर रहे हैं? स्वीकार तो करो अपनी गलती, फिर कहो तो सही कि हाँ भाई हम भी उपयोग कर, आप भी करते थे, हम भी कर रहे हैं, ये तो कहो। लेकिन आप केवल कांग्रेस पर आरोप लगा करके, केवल कांग्रेस, आज सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आज जवाब आपको देना है, आज आप जिम्मेदार हो, आज आपको जनता ने चुन करके भेजा है। जवाबदेही सरकार की बनती, जिसमें विपक्ष अगर आवाज उठाए तो देना पड़ता है। फिर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब राफेल की बात आ रही है तो आपको संयुक्त संसदीय समिति बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं जांच करवाना चाहते? हम तो बार बार डिमांड कर रहे हैं, अगर आप पारदर्शी है तो क्यों नहीं संसदीय? लेकिन आपको क्योंकि संसदीय और संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, केवल इस तरह की राजनीति। देखिए, ज्योति खंडेलवाल जी ने पहले निम्बाराम जी की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और राजस्थान में और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो एक स्ट्रिंग हुआ था और उसमें करोड़ों रुपए की बात थी। मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको दूसरी एक बात बता रहा हूं कि आप कह रहे हो कि राफेल के बारे में आप जेपीसी क्यों नहीं बनाते?
आपने तो बहुत चिल्ला चिल्लाकर लोकसभा चुनावों के समय बहुत चिल्ला चिल्लाकर जिन शब्दों का प्रधानमंत्री के ऊपर यूज करके आपने पूरी जनता के बीच में उसको लेकर गए आप, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जनता ने आपको अमेठी का चुनाव हरा दिया, आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कांग्रेस पार्टी में हारे हुए लोकसभा के नेता राहुल गांधी ने माफी मांगी। देश से भी इनको माफी मांगनी चाहिए। ये अपने पिताजी का बोफोर्स घोटाले में नाम आने के बाद उनके बराबर दूसरे लोगों को करने के लिए इस तरह के अंदाज के आरोप लगाते हैं। लेकिन इनको ये समझ लेना चाहिए कि देश में आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने 7 साल में राजनीति और राजनीति के प्रति देश में विश्वास पैदा किया है। वो राजीव गांधी नहीं है जो बोफोर्स की दलाली खा रहे हैं, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नहीं है जो 5,000 करोड़ के घोटाले पर जमानत पर छूटे हुए हैं, वो राजस्थान के उन नेताओं की जैसा भी नहीं है कि परिवहन विभाग में घोटाला होता है तो एक बदलने के लिए उसकी फाइल का दबाव बना। राफेल मामले के बावजूद जनता की मुहर लग जाना, ये तो बिल्कुल अलग बात हुई ना लक्ष्मीकांत जी। बहुत सारे आपने उसका जिक्र नहीं किया, आपने कहा जनता की अदालत है, वो फिर से पहले से ज्यादा सीटें जीत करके वापस आ गए, बहुत बड़ी बात होगी। ए के माथुर साहब, एक मिनट, ए के माथुर साहब आपको आवाज आ रही है ना? हाँ माथुर साहब, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में हो तो कांग्रेस का यह सवाल रहता है, ये आरोप रहता है कि सीबीआई तो तोता है पिंजरे में बैठा हुआ, पिंजरा केंद्र सरकार का, भाजपा का। अगर भाजपा विपक्ष में हो तो कांग्रेस की सरकार का तोता आ जाता है। तो ये जो तोता है, आप चूंकि काम कर चुके हैं सीबीआई में, आपने करीब से देखा है सारा, इसके मोराल पर क्या असर पड़ता है साहब, जब हमेशा ही दोनों तरफ से ये कह दिया जाता है कि नहीं साहब ये तो इनकी इनके कहने पे करती है साहब? सर मेरा सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद कि उन्होंने डिबेट को एक कलर दिया है, कोई बात करने का मुद्दा बनाया है। और तो मेरे को लग रहा है जो पक्षधर अपनी अपनी पार्टी के हैं वो अपने अपने पार्टी के पक्ष को रख रहे हैं जी। और हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, वो अपना पक्ष रखने में स्वतंत्र है। बिल्कुल, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल व्यू रखता हूँ, तो मैं किसी भी पक्ष को न तो सपोर्ट कर रहा हूँ, न डिनाई कर रहा हूँ, मैं न डिनाई कर रहा हूँ न पक्ष कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं किसी पक्ष विशेष की तरफ झुक रहा हूँ तो उसके लिए मैं नहीं, आप अपनी बात कहें, आराम से मेरा कोई नियत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं 9 साल सीबीआई में काम कर चुका हूँ, मैं एज ए एसपी रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ और अच्छे पदों पे रहा हूँ, और बाद में भी मैं सीबीआई से संपर्क में रहा हूँ। मेरे को सबसे जब ये बातें उठती हैं एज ए नागरिक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं ये समझता हूँ कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा कानून आ गया है कि आप अगर किसी राजनीतिक दल के कुछ महारथी हो या उससे एसोसिएटेड हो तो आपको किसी प्रकार की लॉ से इम्यूनिटी प्राप्त हो गई क्या? कि साहब मैं चूंकि बीजेपी का कैडर हूं या मैं कांग्रेस का कैडर हूं तो मैं लॉ से इम्यून हूं, अब मेरे को लॉ छेड़ेगा तो मैं ये राजनीतिक मामला हो जाएगा। ऐसा तो कोई कानून नहीं है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस तरह की जो परंपराएं हैं, जिस तरह से हम इस तरह के इश्यूज रेज करते हैं, हम हमारी संस्थाओं को कमजोर इन डिबेटों से करते हैं। आम जनता का जो विश्वास है सीबीआई में और ईडी में, हम उसको ऐसा दिखाते हैं कि देखो ये कंप्रोमाइज कर गई हैं, तो इससे किनका हौसला बढ़ता है? आप तो अपने राजनीतिक बात करके चले जाते हैं, चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन जो बाहुबली हैं, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, उनको डिमोरलाइज करने का एक मौका मिलता है, वो मोरलाइज हो जाते हैं और अफसरों को डिमोरलाइज करने का मौका मिलता है। मेरा सभी पार्टी से, सभी जनों से ये निवेदन है कि कानून की सत्ता को कमजोर ना करें। अगर आपने गुनाह किया है या आप पे आरोप है, समय कोई लिमिट नहीं है, समय कोई लिमिट नहीं है, किस समय उन पे जांच हो रही है इस पे सवाल नहीं उठाया जाए, क्योंकि मैं वनरेबल हूं, मेरे पे कभी भी आतंक आ सकता है। आप रेडी रहिए, कभी भी आप पे इंक्वायरी आएगी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसको ये कहें कि साहब इन्होंने तो बड़ा अपॉर्चुनेट मूवमेंट ले लिया, चुनाव के टाइम में रेड कर रहे हैं, तो आप गुनाहगार क्यों हैं? आपने क्यों नहीं सोचा कि चुनाव में आपकी ये जो छवि है कहीं आड़े आएगी? तो सीबीआई को क्यों नाम कर रहे हैं? सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। और फिर अगर आपको लगता है कि कोई इलीगलिटी हुई है जी, तो हमारे यहाँ कानून है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कानून है, आप उसकी शरण में जाकर ये साबित करिए कि इट वाज ए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैंने एक केस में आपको उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं, इसी बात को एक संदर्भ लेकर के। जब मैं सीबीआई में एसपी था, एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक सीबीआई के ऑफिसर के बच्चे को, जो उसके स्कूल में पढ़ता था, बिना बात थप्पड़ मारा, उसके कान से खून बहने लग गया। उसने शिकायत भी की, उसने ये किया, मामला रफा दफा हो गया, उसमें पेरेंट्स को बुलाने, पेरेंट्स ने शिकायत की। थोड़े दिन बाद, 6 महीने के बाद, उस प्रिंसिपल ने ब्राइब ली, और जब उसको ट्रैप किया गया तो ये आरोप लगा कि चूंकि हमारे सीबीआई के किसी अफसर के बच्चे को उसने थप्पड़ मारा था, इसलिए उसका ट्रैप हो गया। ये क्या बात हुई भाई?
आप थप्पड़ मारेंगे और रिश्वत लेते रहेंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कानून अपनी जगह सही काम कर रहा है। देखिए सीबीआई के अफसरों को कोई दबाव, मैं 9 साल में मैंने कोई प्रभाव नहीं देखा। ये गलत भावना। अगर कांग्रेस कहती है तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या ऐसी पद्धति देखी है? ठीक बात। या बीजेपी ने अपनी पद्धति देखी है? ये जो डर है, ये किस बात का डर है? कानून का परिणाम का डर है या राजनीतिक फॉलआउट का डर है? ये डर इन संस्थाओं को कमजोर बनाता है। मेरा निवेदन सभी से यह है कि आप अपने राजनीतिक क्षेत्र से इन भावनाओं को हटा दें। बिल्कुल ठीक। अगर कोई इल टाइम भी है, सपोज करिए आपकी भावना के हिसाब से इल टाइम भी है, तो कानून है ना, कानून काम कर रहा है ना। कोई किसी के ऊपर मिथ्या आरोप तो नहीं लगा रहा है। मिथ्या आरोप है तो आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का काम करेंगे। तो मेरा विचार ये है। माथुर साहब ने एक बहुत ही गंभीर पहलू इस बात का उजागर किया कि हमको इस बारे में भी सोचना चाहिए, चाहे कांग्रेस आरोप लगा रही हो चाहे आरोप लगाने वाली भाजपा हो, कि लोगों में क्या मैसेज जाएगा। जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं इस तरह के आरोपों का, उनके अंदर क्या मैसेज जाएगा, या कम से कम उनका मोरल बूस्ट होगा। इसके साथ साथ इस बात की भी चिंता की जानी चाहिए कि अब दुनिया बहुत ही वैश्विक दुनिया है, यहाँ कुछ होता है सारी दुनिया में पता चलता है। दुनिया में हमारे सिस्टम को लेकर के क्या छवि बनेगी अगर कल को कोई बड़ा फैसला ऐसा होता है जो बहुत चर्चित हो, बहुत विवादित हो, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर पड़ते हों, तो हमारे सिस्टम पर, हमारी जांच करने वाली एजेंसीज के ऊपर, हमारी न्यायिक व्यवस्था पर, सबके ऊपर सवाल उठेंगे। देखिए जेपी जी, जितनी भी हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूरी की पूरी जो बुनियाद है लोकतंत्र की, वो उनके ऊपर टिकी हुई है। यदि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठते हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमजोर होता है। तो राजनीति के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कम से कम लक्ष्मीकांत जी, समय हो गया। देखिए सवाल आपने भी उठाए थे लक्ष्मीकांत जी, आप भी उठाते हैं, विपक्ष में आप सवाल उठाते हैं। आप यहाँ सरकार, आप यहाँ विपक्ष में है तो आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, वो सवाल ही उठाता है। दोनों जिम्मेदार हैं, ये खेल बंद होना चाहिए। ठीक है, राजनीति करने के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।